Hello, how are you, dear students? How are you today? First of all, good morning, and you are most welcome on our Sanskar YouTube channel. And I hope that you all are fine at your home. So, my dear students, we read about the chapter number 2 of science, microorganism. Microorganism. Microorganisms are our friends and foe. Some are our friends and some are our enemy. So in this chapter, or in this video lecture, we discuss about the food preservation. Food preservation. This is the video number 13 or lecture number 13. This video is dedicated for class 8 science, both sections, competition and non-competition. And our today's topic, food preservation. Food preservation, means of preservation, कि how we can protect our food material. In this chapter, we read about that some microorganisms are our friends and some are harmful for us. Like our friends, beneficial microorganisms are our usual friends, and some microbes, or we can say pathogen, behave like an enemy. They are the both types of microbes: useful friends, harmful enemy. So we start our today's topic, food preservation. First thing, food poisoning. What is the food poisoning? Food poisoning क्या है? The disease caused due to the presence of large number of microorganisms like bacteria and fungi in the food, or due to the presence of toxic substance in food formed by the action of microorganism is called food poisoning. My dear students, what is the food poisoning? Food poisoning क्या है? देखिए, द डिजीज काज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, वो बीमारी जो काफ़ी ज़्यादा संख्या में माइक्रोऑर्गेनिज्म होने के कारण हमारे फूड में काफ़ी ज़्यादा संख्या में माइक्रोऑर्गेनिज्म जब कंटामिनेट हो जाते हैं और हम उस फूड को इनटेक कर लेते हैं, हम खा लेते हैं, देन वी इन्फेक्ट बाय द फूड पॉइजनिंग, तब हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है या हो जाती है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फूड फाउंड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. और ये फूड पॉइजनिंग क्यों होगी? मान लीजिए माइक्रोऑर्गेनिज्म है खाने में, हमें पता है कि लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, वो भी हेल्प करता है मिल्क से कर्ड को कन्वर्ट करने में. अब लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है कर्ड के अंदर, हमें पता, और हम कर्ड को खा भी लेते हैं. अब ये फूड पॉइजनिंग फिर होगी क्यों? जब माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ऑलरेडी. फर्स्ट थिंग उसने लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. देखो, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा तब हो जाती है तो वो हमारे लिए एक पॉइजन का ही काम करती है. कि प्रेजेंस है माइक्रोऑर्गेनिज्म की, लेकिन लार्ज नंबर में, बहुत ज़्यादा संख्या में, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन फूड. और वो माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? वो टॉक्सिक सब्सटेंस, कुछ जहरीला पदार्थ जो है वो हमारे खाने के अंदर सिक्रेट कर देंगे. टॉक्सिक सब्सटेंस इन फूड फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. तो जो हमारा खाना है वो कंटामिनेटेड हो जाएगा, और ऐसा खाना खाने से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है. फूड पॉइजनिंग क्या है? द डिजीज, वो बीमारी जो खाने में जब ज़्यादा माइक्रोऑर्गेनिज्म हो और वो अपना टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर दें, ऐसा खाना खाने से जो हमें बीमारी होती है, हम उसे कॉमनली फूड पॉइजनिंग बोलते हैं. बोलते हैं. इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट व्हेन वी टेक द डिजीज काज ड्यू टू इनटेक ऑफ कंटेमिनेटेड फूड, कि दूषित खाना खाने से जो बीमारी हमें लगती है उसे हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं.
व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। अब देखिए क्या सिम्टम क्या है फूड पॉइजनिंग के, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। ठीक है, हमें फूड पॉइजनिंग हो चुकी है, लेकिन अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम ये कैसे बता पाएंगे डॉक्टर को कि सर हमें फूड पॉइजनिंग हुई है, या डॉक्टर को ये कैसे पता कि हाँ इस पेशेंट को फूड पॉइजनिंग है। सो उसके अपने कुछ सिम्टम्स हैं। हियर आर सम सिम्टम ऑफ फूड पॉइजनिंग। वोमिटिंग, डायरिया, इन अनदर वर्ड यू कैन से लूज मोशन। वोमिटिंग उल्टी लगना, लूज मोशन मीन्स आप समझ गए होंगे दस्त लगना। पेन इन एब्डामन, हमारे एब्डाउन में पेन होगा, स्टमक पेन जिसे हम बोलते हैं, हेडेक सर दर्द, फीवर, और फीवर तक हमें हो सकता है। दे आर द सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। ये लक्षण हैं किसके, फूड पॉइजनिंग के लिए। फूड पॉइजनिंग क्या है कि व्हेन वी इनटेक कंटेमिनेटेड फूड द डिजीज काज ड्यू टू द इनटेक ऑफ कंटेमिनेटेड फूड इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। वो बीमारी जो कंटेमिनेटेड फूड को इनटेक करने से, खाने से हमें हो जाती है और हो सकती है, दिस इज कॉल्ड द फूड पॉइजनिंग। Two most common example of bacteria which cause food poisoning. There are the two most common bacteria, they cause the food poisoning. They cause the food poisoning. Salmonella, Clostridium botulinum. Salmonella and Clostridium botulinum. They are the two bacteria which are mainly cause the food poisoning. Name of these two bacteria, Salmonella and Clostridium botulinum. They are the two common example of bacteria which cause food poisoning. An example of fungus which cause food poisoning is Aspergillus. Name of the fungus which cause food poisoning is known as Aspergillus. And my dear students, you can see in this picture, बेटा आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए ब्रेड जो है वो उस पर हरा हरा ग्रीन कलर का रुई जैसी एक अपीयरेंस आ गई है, कॉटन जैसी। वो क्या है, किसकी वजह से है? दिस इज कॉल्ड द ब्रेड मोल्ड। दिस इज कॉल्ड द ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड, इसे हम ब्रेड फंगस भी बोलते हैं, इसे हम ब्रेड फंगस भी बोलते हैं। इसका नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ब्रेड मोल्ड? राइजोपस स्टोल्निफर। नाम क्या होगा बेटा इसका, फंगस का? जो ब्रेड पर जो फंगस मिलती है उसका नाम है रहीजोपस स्टोलोनिफर। STOLONIFER। कॉमनली कोई आपसे पूछे कि ब्रेड फंगस, कॉमन नेम है ब्रेड मोल्ड, बट साइंटिफिक नेम ऑफ दिस राइजोपस स्टोलोनिफर। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन फूड। हमने अपने लास्ट स्लाइड में देखा पढ़ा है कि फूड खराब या कंटेमिनेटेड अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें मिल जाएं और दे सीक्रेट द पॉइजनस substances, toxic substances, then the food should be contaminate, वो खराब हो जाएगा, हम बोल सकते हैं खाने लायक नहीं रहेगा। और इससे हमें क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, हमें खाने को सुरक्षित बचाए रखना है। किससे? उसके स्पॉइल होने से, उसे स्पॉइल होने से। और जब हम स्पॉइल्स खाना खा लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है, हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन? द प्रोसेस इन विच द फूड मटेरियल आर गिवन
इस suitable physical or chemical treatment to prevent their spoilage is called food preservation. बेटा खाने को द प्रोसेस इन विच, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड मटेरियल खाने को एक सूटेबल ट्रीटमेंट दिया जाए, वो फिजिकल भी हो सकता है और वो केमिकल भी हो सकता है। फिजिकल ट्रीटमेंट से हमारा मीन्स है कि हम उसे गर्म करके रखें या ठंडा कर दें या फिर उसे सनलाइट में थोड़ा सा सुखा दें, डिहाइड्रेशन वगैरह कर दें उसके अंदर, ये सब हमारे फिजिकल इफेक्ट में आता है, फिजिकल ट्रीटमेंट में आता है। केमिकल ट्रीटमेंट में वी ऐड सम केमिकल्स इन द फूड टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज। हम खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें कुछ केमिकल ऐड कर देते हैं, दिस इज़ द केमिकल ट्रीटमेंट, ये उसका केमिकल ट्रीटमेंट बोला जाता है। फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा बेटा, उसे ठंडा या गर्म करना, उसे सुखाना सनलाइट में। और केमिकल ट्रीटमेंट में व्हेन वी ऐड सम केमिकल इन द फूड टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज, उसे ख़राब होने से बचाने के लिए हम उसमें कुछ केमिकल्स ऐड कर दें, वो केमिकल ट्रीटमेंट में काउंट होगा। दिस इज़ द फूड प्रिजर्वेशन, द प्रोसेस इन विच द फूड मटेरियल आर गिवन in a suitable physical or chemical treatment to prevent their spoilage is called food preservation. And the preservation of food by different method will become clear from the following example. अब हम वो डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे जिसमें कि हमें फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। फर्स्ट वेरी कॉमन मेथड सन ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। सन ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, बेटा डिहाइड्रेशन से हमारा मतलब है रिमूव वाटर कंटेंट, रिमूव वाटर, वाटर मीन्स H2O। अगर हम किसी भी फूड मेटल से वाटर को रिमूव कर देते हैं या मॉइस्चर कंटेंट, नमी को दूर कर देते हैं, इसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसे? डिहाइड्रेशन। अब देखिए कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, सन ड्राइंग, तब हम किसी भी फूड मटेरियल को हमारे सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, उसमें से जो वाटर कंटेंट है, जो पानी की मात्रा है, वो धीरे धीरे वेपराइज हो जाएगी, वो मॉइस्चर जो वो रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। सन ड्राइंग रिड्यूस द वाटर कंटेंट ऑफ फूड मटेरियल एंड मेक देम ड्राई। सन ड्राइंग का मीनिंग यही है कि वाटर कंटेंट को रिमूव कर दें और जो खाना है हमारे पास फूड मटेरियल्स है वो क्या हो जाएगा, उससे ड्राई, सूख जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, इसका बेनिफिट क्या हुआ ये देखते हैं अब। इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, in the absence of moisture the food does not get spoiled because the microorganisms which spoil food do not grow in dry food। बेटा जब ये मॉइस्चर इसमें से रिड्यूस हो जाएगा सनलाइट में, खाने के अंदर से जब मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, अब्सेंस मीन्स ख़त्म होना, तो जो फूड मटेरियल है हमारा वो स्पॉइल ख़राब नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म विच स्पॉइल फूड, जो खाने को स्पॉइल ख़राब करते हैं, डू नॉट ग्रो इन ड्राई फूड, वो इस ड्राई फूड में ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो इस ड्राई फूड में ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा खाना जो वो ख़राब होने से बच जाएगा। नेक्स्ट है द वेजिटेबल लाइक मेथी लीव्स, मेथी के पत्ते, चिली, मिर्चें, लाल मिर्च या हरी मिर्च, पी, मटर, सीरियल्स, अनाज, वीट एंड राइस। ये आपको कॉमनली अब देखने को मिलेगा कि अभी सीज़न में, अभी फ़िलहाल ये हमारा जो सीज़न हार्वेस्टिंग ऑफ वीट प्लांट्स है कि कटाई हो चुकी है और सभी ने अनाज जो निकलवा कर अपने घरों में लेके आ चुके हैं। आप देखना कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो उन वीट्स को, उस अनाज को कुछ दिन के लिए सनलाइट में रखते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज बिहाइंड दिस? इसके पीछे उनका पर्पज क्या है कि डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर कंटेंट, कि अनाज से पानी की जो मात्रा है गेहूं से वो थोड़ी सी कम हो जाए और इस वजह से जो हमारा अनाज है वो सुरक्षित रहेगा।
तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। दे आर द एग्जाम्पल्स। ग्रेप्स आर प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग टू मेक रेजिन्स। हम ग्रेप्स को भी, अंगूर को भी सुखा लेते हैं और उससे क्या बनाते हैं, फिर किशमिश। क्या बना लेते हैं उससे, किशमिश। किशमिश काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। आप नोट करना, हम अंगूर को रख दें, कुछ 1 या 2 दिन बाद अंगूर जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हम किशमिश को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि अंगूर के अंदर वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा और किशमिश के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ही कम है। सो वी कैन प्रिजर्व द ग्रेप्स बाय द ड्राइंग मेथड। और इस पिक्चर में आप देखिए कि यहाँ आपको चिल्ली, लाल मिर्च सूखी हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर अनाज, गेहूँ जो है वो आपको दिखाई देगा ड्राइंग इन ए सनलाइट। सेकेंड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय हीटिंग। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय हीटिंग। हम गर्म करके भी खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं, खाने को ख़राब होने से बचा सकते हैं। हीटिंग किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइल्स। हीटिंग से गर्म करने से क्या होगा, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाएंगे और खाना जो ख़राब होने से बच सकता है। देखिए, हमें अगर वोमिटिंग या डायरिया, लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं तो डॉक्टर अंकल भी हमें यही बोलते हैं कि आप पानी को उबाल कर पीजिए, बॉयल करके पानी उसे ठंडा करके फिर पीजिएगा। उसके पीछे रीज़न यही है कि बॉयल वाटर में काफ़ी सारे जो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो मर जाते हैं और उसके बाद जो पानी है वो बिल्कुल पीने योग्य हो जाता है एक पेशेंट के लिए, एक बीमार व्यक्ति के लिए। सो हीटिंग किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट द फूड फ्रॉम स्पॉइल्स। हीटिंग से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो मारे जाते हैं और खाना खराब होने से बच जाता है। सम फूड कैन बी प्रिजर्व जस्ट बाय हीटिंग। तो कुछ फूड मटेरियल्स को हम हीटिंग से प्रिजर्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल बॉयल मिल्क। एग्जाम्पल बॉयल मिल्क। अगर हम दूध को उबाल कर रख दें तो हम 10 से 12 घंटे तक उसे ख़राब होने से रोक सकते हैं। इस वीडियो में देखिए कि मम्मी जो हैं, आंटी घर पे, वो दूध को गर्म करें ताकि वो ख़राब होने से बच सके। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कूलिंग। आपने देखा होगा कि पापा जब भी फ्रूट्स वगैरह या जैम वगैरह लेके आते हैं या ब्रेड्स, कोई भी सामान ऐसा खाने का जो लेके आते हैं, मम्मा क्या करती हैं, उन्हें थोड़ा सा साफ़ करके और सीधे फ्रिज में रख देती हैं। क्यों रखती हैं आखिर वो फ्रिज में? क्योंकि इट्स ए मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ये भी एक मेथड है, कूलिंग मेथड। फूड बाय कूलिंग प्रिजर्व इट। हम खाने को ठंडा या कम टेम्परेचर में रख के भी हम उसे स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या होगा जब टेम्परेचर कम होगा? तो क्या होगा बेटा, जब टेम्परेचर कम होगा तो इनहिबिट, जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो रुक जाएगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 25 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हो, उसी में अच्छे से, ये सूटेबल टेम्परेचर रेंज माना गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कि इस रेंज का टेम्परेचर तब उन्हें मिलेगा तो बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे। और बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे तो मीन्स वो खाने को जल्दी से डैमेज, स्पॉइल कर देंगे, ख़राब कर देंगे। लेकिन जब हम फ्रीज में खाने को रख देते तो फ्रीज का टेम्परेचर 25 या 15 डिग्री से कम होगा। तो क्या होगा तब? इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इनहिबिट मीन्स होता है रोकथाम। तो जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो रुक जाएगी। द फूड मटेरियल लाइक मिल्क नीडेड फ्लोर से मीन्स है गुथा हुआ आटा। जो मम्मी ने पानी में मिक्स करके जो आटा गूंथ लिया है उसे बोलते हैं नीड फ्लोर। द फूड मटेरियल लाइक मिल्क, दूध, नीडेड फ्लोर, गुथा हुआ आटा, कुक्ड फूड, पका हुआ खाना, एंड फ्रेश फ्रूट्स, और जो फल पापा लेके आते हैं वो, अंकल कोई भी लेके आता है, एंड वेजिटेबल आर केप्ट इन कूल प्लेस लाइक रेफ्रिजरेटर। हम इन सब को कहाँ रख देते हैं?
फ्रूट्स वगैरह को, वेजिटेबल्स को हम उन्हें रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज, ताकि हम उन्हें स्पॉइल होने से बचा सकें। सो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कूलिंग, कूलिंग मेथड से हम फ्रीज वगैरह में रख के अपने खाने लायक चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय डीप फ्रीजिंग। अभी हमने फ्रीजिंग के बारे में पढ़ा था। फ्रीजिंग में हम किस चीज़ का यूज करते हैं? हम फ्रीज का यूज करते हैं, जहाँ टेम्परेचर आपको 5 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में मिलेगा, 5 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में। बेटा डीप फ्रीजिंग से क्या मीनिंग है? डीप फ्रीजिंग मीन्स कि टेम्परेचर मच बिलो जीरो, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या बिलो देन 0 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस या -15 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हो जाए। वैसे नॉर्मली तो हमें 0 डिग्री सेल्सियस पर ही हम डीप फ्रीजिंग बोलना स्टार्ट कर देते हैं। डीप फ्रीजिंग है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय एक्सेसिव कोल्ड, जब काफ़ी ज़्यादा ठंड में किसी चीज़ को रखा जाए वो भी ख़राब नहीं होती। इस तरीके से हम अपने फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। डीप फ्रीजिंग मेथड यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड लाइक मीट, हम मीट को, फिश एंड देयर प्रोडक्ट्स और इनसे बनी किसी भी प्रोडक्ट्स को हम सेव कर सकते हैं। किससे? डीप फ्रीजिंग से। फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट और वेजिटेबल्स को भी। बेटा डीप फ्रीजिंग में एक्चुअली क्या होगा कि जो वाटर कंटेंट है किसी भी खाने या फ्रूट्स के अंदर, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा और इतना ज़्यादा ठंडा होने पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ ग्रो नहीं कर सकता। और डीप फ्रीजिंग मेथड से हम अपने खाने को 1 और 2 मंथ तक ईजिली स्टोर कर सकते हैं। हम ऐसे अपने खाने को 1 या 2 महीने तक सुरक्षित रख सकते हैं डीप फ्रीजिंग के द्वारा। काफ़ी अच्छी टेक्निक है तो खाना स्पॉइल होने से बचाने के लिए डीप फ्रीजिंग। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कॉमन साल्ट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हम जो कॉमन साल्ट हमारे घरों पर जो नमक यूज करते हैं, हम उससे भी अपने खाने को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एज। यहाँ फॉर एज से मतलब है कुछ समय के लिए, थोड़े से टाइम के लिए खाने को कॉमन साल्ट जो है वो मीट और फिश को प्रिजर्व कर सकता, बचा सकता है। अब आपके माइंड में ये बात स्ट्राइक जरूर की होगी कि कॉमन साल्ट से हम कैसे बचा सकते हैं। बेटा कॉमन साल्ट के यूज से देखिएगा, आप सैलड वगैरह जब काटते हैं तो आप थोड़ा सा नमक उसके ऊपर डाल के देखिएगा। हम उसमें देखेंगे थोड़ा सा वाटर कंटेंट जो है वो हमारी ट्रे में, जो सैलड ट्रे है या प्लेट में, हम उसे नोट करेंगे कि कुछ पानी सा निकल चुका है उन वेजिटेबल्स, कुकुम्बर्स या ओनियंस के अंदर से, टमाटो के अंदर से। क्या हमने उस प्लेट में पानी ऐड किया था? नहीं, हमने सलाद की प्लेट में पानी ऐड नहीं किया था, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि अब उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। वो पानी आया कहाँ से? वो जब हमने उस पर नमक डाला था सलाद के ऊपर, तो वाटर जो है वो नमक की वजह से आया था, साल्ट की वजह से। ठीक है, तो साल्ट जो है वो रिमूव कर देता है किसे? वाटर कंटेंट को किसी भी ऑब्जेक्ट से। सो जब वाटर कंटेंट रिमूव हो जाएगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, फूड ऑब्जेक्ट्स जो भी है, वो कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व हो सकता है, हम उसे स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। हमने अपने सबसे पहले मेथड में यही पढ़ा था, डिहाइड्रेशन, कि जब वाटर कंटेंट रिमूव हो जाता है तो खाना कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व हम कर सकते हैं। तो कॉमन साल्ट का भी यही फंक्शन है, वो वाटर कंटेंट को रिमूव कर देता है, निकाल देता है। कॉमन साल्ट इज यूज टू प्रिजर्व फ्रूट सच एज raw mango, lemon and amla. Common salt is used fruit such as raw mango, कच्चा आम, लेमन, नींबू और आंवला। कहाँ? इन द केस ऑफ पिकल, हम आम, नींबू और आंवले के अचार में, आंवला जो अचार बनता है हम उसमें पिकल ऐड करते हैं, इसीलिए ताकि वो अचार जल्दी से ख़राब ना। एंड टैमरिंड, और जो चटनी होती है इनकी, टैमरिंड में होता है चटनी, इन द फॉर्म ऑफ चटनी, हम उसमें भी साल्ट का यूज करते हैं ताकि वो जल्दी से स्पॉइल ना हो।
प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय शुगर, हम शुगर ऐड करके भी हम खाने को ख़राब होने से बचा सकते हैं। कैसे, चलो देखते हैं अभी। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट्स, बेटा एज लाइक साल्ट, नमक की तरह शुगर भी वाटर मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कम करता है। रिड्यूस मीन्स है कम करना। द फ्रूट विच आर प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ जैम एंड जेलीज बाय यूजिंग शुगर आर प्रिजर्वेटिव आर, जो जैम और जेली हैं वहाँ पर प्रिजर्वेटिव का काम कौन करता है, वहाँ पर प्रिजर्वेशन का काम शुगर करता है। किसके केस में, जैम और जेली के केस में। किसके केस में, जैम और जेली के केस में। एप्पल, राइप मैंगो, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल एंड गुआवा एटसेट्रा, जब हम इन सब से जैम्स या जेली वगैरह तैयार करते हैं तो देन वी कैन ऐड द शुगर, तो हम इनमें शुगर ऐड कर देते हैं ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो सके। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर, फूड को प्रिजर्व करना विद द हेल्प ऑफ मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, एंड विनेगर। बेटा विनेगर क्या है, विनेगर श्योर एंड टेस्ट, वो टेस्ट में श्योर होगा, एंड हैव, इसके अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है, उसके अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है। विनेगर आल्सो हेल्प इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, विनेगर सोडा भी हमारी हेल्प करता है किसमें, फूड प्रिजर्वेशन में। किस तरह से, आपने देखा होगा कि मम्मा या जो हमारी ग्रैंड माँ हैं, दादी जी हैं, वो जब अचार हम लेके आते हैं मार्केट से या घर पर बनाते हैं अचार, तो उसमें मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल ऐड करते हैं। वो सरसों का तेल क्यों ऐड करते हैं कि फूड प्रिजर्वेशन में मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर आर यूज्ड टू प्रिजर्विंग फ्रूट सच एज raw मैंगो, आंवला एंड लेमन एटसेट्रा इन द फॉर्म ऑफ देयर पिकल्स। जो मस्टर्ड ऑयल विनेगर है, सिरका वो हम ऐड कर लेते हैं। विनेगर में सिरका हम ऐड करते हैं किसमें, पिकल्स में। कच्चे आम का अचार है, आंवला का अचार या नींबू का अचार है, हम उन सब में क्या यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल एंड और विनेगर। किस लिए, ताकि वो उन्हें स्पॉयल होने से बचा सके। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय यूजिंग स्पेशल केमिकल्स। अभी हमने पढ़ा था फिजिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में, सनलाइट में ड्राई करना या डीप फ्रीजर या फ्रीज में उसे ठंडा कर देना, वो कॉमन एग्जांपल थे हमारे फिजिकल ट्रीटमेंट के। नाउ वी रीड अबाउट द केमिकल ट्रीटमेंट। मस्टर्ड ऑयल को ऐड करना या फिर केमिकल्स को ऐड करना या विनेगर को ऐड करना, दे आर द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ये हम काउंट करेंगे फूड प्रिजर्वेशन के केमिकल ट्रीटमेंट में। मोस्टली सोडियम मेटाबाइसल्फेट एंड सोडियम बेंजोएट एंड सिट्रिक एसिड, हम ये कॉमन केमिकल्स यूज करते हैं फूड प्रिजर्वेशन में। सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट एंड सिट्रिक एसिड। Sodium metabisulfate and sodium benzoate are used to preserve food such as jam, jelly, juice and squash. Squash बेटा एक टाइप्स ऑफ फ्रूट है, फलों का ही टाइप है। इन सब में हम क्या यूज करते हैं, हम कॉमनली दो केमिकल्स यूज करते हैं। नाम क्या क्या उन केमिकल्स के, सोडियम मेटाबाइसल्फेट एंड सोडियम बेंजोएट। अब आपसे कोई ये पूछे कि हम फ्रूट्स को कैसे स्टोर कर सकते हैं, गोदाम में कैसे स्टोर करते हैं, तो नॉर्मली कोई भी आंसर देगा कि सर हम केमिकल्स का यूज करके या कोल्ड स्टोरेज का यूज करके हम फूड प्रिजर्व करते हैं। लेकिन अब आप सक्षम हैं ये बताने में कि हम दो केमिकल्स का यूज करते हैं मोस्टली। उनके नाम क्या क्या है बेटा, उनके नाम सोडियम मेटाबाइसल्फेट एंड सोडियम बेंजोएट हैं, जिनकी हेल्प से हम गोडाउंस में काफ़ी लंबे समय तक जैम, जेली, जूस और स्क्वैश वगैरह को स्टोर करके रख सकते हैं। सिट्रिक एसिड इज यूज प्रिजर्वेशन इन कन्फेक्शनरी। सिट्रिक एसिड का हम यूज करते हैं कहाँ पर, कन्फेक्शनरी में। कन्फेक्शनरी से मीन्स है बेटा
कि प्रोडक्ट, दीज प्रोडक्ट्स आर द बेक्ड प्रोडक्ट, ये बेकरी का सामान है, बेक्स करके बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा केक है, पेस्ट्री हैं, कुकीज़ हैं, चॉकलेट वगैरह हैं, वो सब कन्फेक्शनरी में काउंट होते हैं। तो इनमें कौन हेल्प करता है, कौन सा जो हमारा केमिकल्स है वो सिट्रिक एसिड है। कौन है वो? सिट्रिक एसिड है। जैम जेली वगैरह में सोडियम मेटाबाइसल्फेट एंड सोडियम बेंजोएट हमारी हेल्प करते हैं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय pasteurization. Preservation of food by pasteurization. The method of pasteurization is used for the preservation of milk in big milk dairy. कहाँ पर यूज होता है pasteurization मेथड बेटा? बिग मिल्क डायरी में। कहाँ पर? बिग मिल्क डायरी में। pasteurization क्या? प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क है। क्या है pasteurization? प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क। लेकिन शुरू जो स्टार्टिंग में pasteurization का यूज वाइन, बियर को प्रिजर्व करने के लिए किया गया था। उसके बाद हमने इसका यूज किया है प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क में। लुईस पास्चर, द प्रोसेस pasteurization वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने इसे डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था pasteurization को? लुईस पास्चर ने। इन pasteurization इज ए मेथड, क्या है pasteurization उसके बारे में देखते हैं अभी कि pasteurization इज ए मेथड टू प्रिजर्व मिल्क इन विच द मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल एंड स्टोर बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। बेटा है क्या एक्चुअल में pasteurization में कि हम मिल्क को गर्म करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पर। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 70 डिग्री सेल्सियस पर। कितने टाइम के लिए? 15 to 30 सेकेंड। 15 से 30 सेकेंड के लिए हम दूध को गर्म करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद क्या करते हैं हम? सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, हम उसे जल्दी ही ठंडा कर देंगे और उसे स्टोर कर देंगे। इससे क्या होगा? काफ़ी सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो तो गर्म करने पर मारे जाएंगे, और फिर जब हम उसको जल्दी से ठंडा कर देंगे तो जो अनदर जो माइक्रोऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रोब्स जो बचे हुए हैं उनकी ग्रोथ जो हो, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑन कूलिंग। हमने पढ़ा था अभी कि जब हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है जो वो रुक जाएगी। तो हम क्या करेंगे उसे? फर्स्ट ऑफ ऑल pasteurization में 70 डिग्री पर गर्म करेंगे 15 से 30 सेकंड के लिए, उसके बाद उसे जल्दी से ठंडा कर देंगे। इससे क्या होगा? जो हमारा फूड, जो मिल्क है, वो माइक्रोब्स की ग्रोथ जो हो उसमें वो स्टॉप, रुक जाएगी। इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन द मिल्क ड्यूरिंग द pasteurization एंड आवर मिल्क इज स्टोर फॉर ए लॉन्ग टाइम। और हमारा जो दूध है वो लंबे समय तक स्टोर हम करके रख सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। ये जो प्रोसेस है वो लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पैकिंग इन एयर टाइट पैकेट्स। हमने बेटा मार्केट में हम देखते हैं कि बहुत से हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो पैकिंग में आते हैं। आप लोग भी देखते हैं घर पे, हम घर में भी यूज करते हैं, या हम दुकान से भी लेके आते हैं, पापा मम्मी वगैरह के साथ शॉप पे जाते हैं तो आप एयर टाइट पैकेट्स को देखते हैं। मिल्क का जो डब्बा वगैरह आता है, जो मक्खन घी वगैरह आता है, वो सब किस में है? एयर टाइट पैकेट्स में। कैनिंग इज ए मेथड ऑफ Canning is a method of preserving food in which the food content are processed and sealed in an airtight container. कैन के अंदर किसी फूड मटेरियल्स को, फूड कंटेंट्स को सील कर देना, कि जिसमें एयर टाइट कंटेनर से मतलब है बेटा यहाँ पे एयर टाइट कंटेनर का मीन्स है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एयर टाइट कंटेनर? एयर टाइट कंटेनर कि जिसके अंदर से एयर भी आर पार ना हो सके, ना तो अंदर की एयर बाहर जा सके, ना बाहर की एयर अंदर आ सके। सो मिल्क, पीनट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड एटसेट्रा आर प्रिजर्व्ड बाय कैनिंग। कैनिंग से हम मिल्क, दूध को, पीनट्स को और ड्राई फ्रूट्स वगैरह को अच्छे से प्रिजर्व
कर सकते हैं। कैनिंग इज़ ए मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन विच द फूड कंटेंट क्या है, पैकिंग से मतलब हमारा कि फूड कंटेंट जो कंटेंट आर प्रोसेस्ड एंड सील इन ए एयर टाइट कंटेनर। हम एयर टाइट कंटेनर में फूड जो मटेरियल है उसको सील कर देते हैं। दिस इज द कैनिंग, दिस इज द कैनिंग। एंड मिल्क, पीनट, ड्राई फ्रूट एट्सेट्रा आर प्रिजर्व्ड बाय द कैनिंग। So my dear students, thanks for watching this. Have a great day. Our today lecture is complete. Thank you so much.